गुड इवनिंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, तो उसमें सभी विषयों के 2 या 3 सेट दिए हुए हैं। तो आज हम लोग हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे और हिंदी के मॉडल पेपर में जो व्याकरण का जो हिस्सा है, यानी कि इसमें हिंदी के सिर्फ 2 ही मॉडल पेपर दिए हुए हैं। तो इसमें कम से कम व्याकरण से एक सेट में 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो इन सभी खंडों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि आपके लिए कुछ आसान हो जाए। और क्योंकि जानते हैं कि हिंदी में व्याकरण का बहुत महत्व है और कम से कम 100 नंबर में आपके 100 नंबर जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रह रहे हैं आजकल, तो उसमें कम से कम उनकी संख्या जो है कि इसमें तो हालांकि 50 दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको 35-40 क्वेश्चन इसमें से रह जाते हैं। तो इसको देखते हैं बारी बारी से। सभी खंडों का जवाब हम इसमें देंगे। जैसे अभी हमने सिर्फ मुहावरे को यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद से फिर जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द होता है, संधि विच्छेद है, समास है, तो जो भी खंड उसमें मिलेंगे तो सबको हम सोचेंगे कि चाहेंगे कि एक ही जगह उसको एक एक करके, मतलब खंड वाइज अच्छा रहेगा। ऐसे रैंडम जहाँ तहाँ से बताने से अच्छा कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, जैसे इसमें मुहावरे का अर्थ लिखने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें एक सवाल, इसमें ये सर्वव्यापी भी दिया हुआ है। तो हालांकि ये कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ बता देते हैं। सर्वव्यापी का अर्थ होता है जो सभी जगह व्याप्त हो, यानी कि सभी जगह व्याप्त, सभी जगह व्याप्त इसका मतलब होता है। इसके बाद से है आँख लगना। ये मुहावरा है, आँख लगना। आँख लगने का मतलब होता है यानी कि किसी को जब नींद आती है, यानी कि आँख लग गई, यानी कि ये हो जाएगा नींद आना, नींद आना। उसके बाद है ईमान बेचना। ईमान बेचने का मतलब होता है यानी कि गलत काम करना, इसको कहते हैं कि ईमान बेचना। इसके बाद कमर टूटना है। कमर टूटने का अर्थ होता है कि जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होना। इसके बाद है 3-13 होना। 3-13 का मतलब होता है कि यानी बिखर जाना, इसका अर्थ होगा बिखर जाना, बिखर जाना 3-13। उसके बाद दांत खट्टे करना, यानी कि पराजित करना। ये सब काफ़ी प्रचलित मुहावरा है, यानी जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। कान देना का मतलब होता है ध्यान देना। उसके बाद त्राही त्राही करना है। त्राही त्राही करने का मतलब होता है त्राही त्राही करना है, यानी कि बहुत दुखी होना। इसमें ऑप्शन के अनुसार बहुत दुखी होना, क्योंकि इसका ऑप्शन जो दिया है कि ध्यान न देना, रोना, क्रोध करना, तो इसका आंसर नहीं यही होगा, बहुत दुखी होना। घी के दिए जलाना, यानी कि इसमें ऑप्शन के अनुसार ही आपको बता देते हैं, सही रहेगा। ऑप्शन ही मैं देख ले रहा हूँ इसमें कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार चीज़ों को बता देना अच्छा रहेगा। इस हिसाब से फिर आप ऑप्शन मिलाएंगे तो दिक्कत होगा उसमें। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन दिया हुआ है रोशनी करना, मन चंचल होना, आनंद बनाना, प्रकाशित करना, यानी कि आनंद बनाना इसका अर्थ है। इसका सही जवाब है आनंद बनाना। आनंद बनाना इसका अर्थ हो घी के दिए जलाना, यानी खुशी मनाना, आनंद मनाना। आनंद मनाना या खुशी मनाना। इसके बाद है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब होता है कि एक साथ जब हम 2 कार्यों को करते हैं, यानी कि एक साथ 2 कार्य, एक साथ 2 कार्य करना। जी चुराने का मतलब होता है कि मन नहीं लगाना, मैंने किसी काम में मन न लगना, किसी काम में मन न लगाना। इसका मतलब होता है कि जी चुराना। जब हम किसी काम में मन नहीं लगाते हैं, या जब कोई किसी काम में मन नहीं लगाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जी चुरा रहा है, मन न लगाना।
इसके बाद है लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होना अभी ये काफ़ी प्रचलित है, कहावत भी है, मुहावरा भी है। लकीर का फ़कीर होना का मतलब होता है कि रूढ़िवादी होना, यानी कि पुराने परंपरा को मानना, पुराने विचारों में ही रहना, परिवर्तन को स्वीकार न करना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रूढ़िवादी होना। इसके लिए सबसे अच्छा शब्द है रूढ़िवादी होना। अगर आप रूढ़िवादी को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि परंपरावादी होना, यानी कि अगर एक परंपरा से कोई चीज़ चली आ रही है और आप उसको ही मानते हैं तो इसको हम कहेंगे कि आप लकीर का फ़कीर हैं, यानी कि लकीर का फ़कीर होना। तो ये मुहावरा के, इसमें मुहावरे से जुड़े हुए प्रश्न थे। तो इतने ही मुहावरे इसमें पूछे हुए हैं, दोनों ही सेट में हमने दोनों सेटों को लिखा है। अब इसके बाद से इसी वीडियो में आपको उपसर्ग, प्रत्यय और संधि विच्छेद और जो भी इसमें जो उसका अगला जो खंड होगा उसका जवाब इसमें आपको मिल। अब हम देखेंगे इसमें जो उपसर्ग है, प्रत्यय है, या तो उसको देखेंगे। पहले उपसर्ग देखते हैं, उसके बाद फिर प्रत्यय। तो दोनों ही सेट में, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इसमें हिंदी का सिर्फ 2 ही सेट दिया हुआ है, तो दोनों ही सेट में उपसर्ग से इतने सवाल पूछे गए हैं और फिर ये प्रत्यय से सवाल पूछे गए हैं। उपसर्ग क्या है पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद से इसको बता ही देते हैं। उपसर्ग का मतलब होता है कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे उपसर्ग कोई भी होगा तो ये पहले लगेगा किसी शब्द के पहले और वो उसके अर्थ में परिवर्तन ला देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ उपवन है, तो उपवन में ये उप जो शब्द है, तो उप क्या, ये वन, और वन के पहले क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि इसमें उपसर्ग हो गया उप। उसी तरह से बेईमान, ईमान में ईमान के पहले लग गया है बे, इसका मतलब इसमें उपसर्ग है बे। क्योंकि उपसर्ग का मतलब होता है कि जब वैसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगा है। जैसे मान लेते हैं अगर हम 7 लिखते हैं और 7 के पहले वर लगा दें तो ये हो जाएगा बरसात। इसी तरह से फीसदी में देखिए, सदी के पहले ये फी लगे, यानी कि फीस, ये फी हो जाएगा, इसमें ऑप्शन के अनुसार भी यही है। बिन देखा, यानी कि इसमें ये सब पहले लगा हुआ है तो इसका उपसर्ग हो गया। ना चीज़ में ये ना पहले हो जाएगा, क्योंकि चीज़ के पहले ना लगा हुआ है तो ये उपसर्ग हो जाएंगे। उसी तरह से अधिनायक है। अधिनायक में हम देखते हैं कि नायक से, नायक एक शब्द है और नायक के पहले अधि लगा हुआ है, यानी कि ये अधि इसमें हो जाएगा उपसर्ग। तो ये उपसर्ग हैं कि जो शब्द के किसी शब्दांश किसी शब्द के पहले लगते हैं। अधिकार, अधिकार में भी हम देखते हैं कि अधि शब्द जो है कि पहले लगा हुआ है, इस तरीके से अधि इसमें भी हमारा उपसर्ग हो जाएगा। तो ये उपसर्ग से जुड़े हुए सवाल कुछ हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अब प्रत्यय की बात करते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है कि किसी शब्द के पहले लग जाता है, लेकिन प्रत्यय क्या है कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में लगता है, माने किसी शब्द के बाद, और वो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है या उसके एक भिन्न अर्थ देता है। जैसे अंकुरित, इसमें देखना है कि इसके बाद क्या लगा हुआ है। जैसे अंकुरित, जैसे लास्ट में जो मात्रा आ रही है, जैसे ईट की मात्रा आ रही है, इसका मतलब है कि ये अंकुर में ईट जोड़ा गया है तो अंकुरित हो गया है, इसका मतलब है कि ईट इसमें प्रत्यय है। इसी तरह से बड़प्पन है, बड़प्पन में पन, पन जो है कि ये बड़ में पन जोड़ेंगे तो बड़प्पन हो जाएगा, यानी कि इसमें पन प्रत्यय है। इसी तरह से खिलाड़ी है, खिलाड़ी में अगर हम खिलाड़ी में यानी कि ये लास्ट में इसे जोड़ेंगे, आड़ी की मात्रा आ रही है, यानी कि ये आड़ी जो है इसका ये प्रत्यय है। दिखावट, दिख में यानी कि आवट ये प्रत्यय होता है, आवट जोड़ देंगे। जैसे अगर सजावट, दिखावट, मिलावट, ये सब जो है कि आवट प्रत्यय से बने हुए हैं। उसी तरह से दौड़ने वाला, इसमें ये लास्ट में ये पा रहा है, ये बाद में जुड़ा हुआ है तो दौड़ने वाला हो गया, यानी कि ये सब कृत प्रत्यय है जो किसी ये क्रिया में लगा हुआ है तो इसको कृत कहते हैं। तो ये कृत का उदाहरण है। वाला इसमें हो जाएगा। मरता, यानी कि इसमें मर शब्द है, मर में ये लग गया है, त लग गया है, यानी कि ता, इसका प्रत्यय हो जाएगा ता। इसी तरह खिलौना, खिलौना यानी कि औना प्रत्यय इसमें है, खिलौना, बिछौना, ये सब जो है कि इसमें औना प्रत्यय है। उसी तरह से लिखाई है, लिखाई में यानी कि लिख शब्द है, यानी कि एक धातु है, क्रिया है, और इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें आई की मात्रा है तो ये हो गया लिखाई। इसी तरह से पढ़ाई, मिठाई, पिटाई, ये सब जो है, बुराई, अच्छाई, सब में आई प्रत्यय होगा। तो ये जो है ये उपसर्ग और प्रत्यय के सवाल हैं जो दोनों ही सेट में दिए हुए हैं, जो हिंदी का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं संधि, फिर उसके बाद समास
और विलोम शब्द भी इसमें देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसमें, इसके पहले वाले में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को देखा था। अब हम देखेंगे कि दोनों ही मॉडल पेपर में, हिंदी का जो मॉडल पेपर है तो उसमें का अब देख रहे हैं कि अब संधि और समास से जुड़े हुए कुछ सवाल जो हैं जो पूछा गया है उसमें, तो इसमें इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया है कि नायक दिया हुआ है, फिर उद्गम, जगदानंद, महाशय, मनोहर, कमलेश, गायक, स्वागत, परमार्थ, पावन। तो देखिए संधि के बारे में हम जानते हैं कि संधि क्या है कि दो वर्णों का मेल है। संधि में दो अत्यंत संयोजी वर्ण मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उससे संधि कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसे संधि वाले सवाल को हल करते हैं। यानी कि नायक है, नय जोड़ अक, ये नायक होता है। उद्गम, उद्गम का ये हो जाएगा, जैसे ये आयादी संधि में आएगा। जैसे जब अगर हम किसी स्वर के बाद से जो है आयादी संधि में अपने से कोई भिन्न स्वर आता है तो जो ए रहता है अगर तो उसका अय हो जाता है, अय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ रहेगा तो औ और औ रहेगा तो आ हो जाएगा। तो इस तरीके से नायक का होता है नय जोड़ अक यानी कि नायक, ये आयादी संधि है। उसके बाद से उद्गम है, ये जो है कि व्यंजन संधि में चला जाएगा। जैसे उट जोड़ गम, ये हो गया उद्गम, ठीक है ना। क्योंकि नियम है कि जब ये अगर किसी वर्ग का अगर पहला वर्ण हो और इसके बाद से किसी वर्ग का तीसरा हो तो ये जो पहला वर्ण होता है वो भी तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी कि इस हिसाब से चूँकि ये जो है तबर का है, त थ ड ढ न का है, और ये कबर का है ग, तो ये अपने वर्ग का क्या है, पहला है, और ये वाला क्या है, तीसरा है। तो नियम है कि अगर किसी पहले वर्ग के साथ अगर किसी वर्ग का तीसरा वर्ण मिलेगा तो पहला भी क्या होता है, तीसरे में बदल जाता है। यानी कि इस तरीके से ये जो त है वो द में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाता है उद्गम। उसके बाद है जगदानंद, ये भी इसी तरह का है, जगत जोड़ आनंद, इसका हो जाएगा जगत जोड़ आनंद। क्योंकि देखिए ये किसी वर्ग का पहला है, तवर्ग का और स्वर है। तो नियम है कि अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद कोई अगर स्वर आए तो पहला वर्ग तीसरे में बदल जाता है। तो इस हिसाब से ये, और ये जो आ की मात्रा है डा की, ये चूँकि पहला है और यहाँ स्वर आ रहा है तो ये क्या बना देगा, इसको तीसरा बना देगा, यानी कि द हो गया और आ की मात्रा जाके इसमें लग जाएगी। तो इस तरीके से हो जाएगा जगदानंद। अगला महाशय है, यानी कि ये स्वर संधि का है, महा जोड़ आशय, ये हो जाएगा महाशय। उसके बाद है मनोहर, ये विसर्ग संधि का है, मनः जोड़ हर, ये हो जाता है मनोहर। इसके बाद इसी तरह से मनोहर, मनोज, सबका ऐसे ही होगा, मनः जोड़ जा मनोज, मनः जोड़ हर मनोहर, मनः जोड़ रम ये मनोरम, यशा जोड़ दा यशोदा, यशा जोड़ धरा यशोधरा, ये सब विसर्ग संधि का है। कमलेश है, यानी कि कमल और जोड़ हो जाएगा इस, कमल जोड़ इस कमलेश। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पे इस आता है तो बड़ी की मात्रा रहती है और जब इंद्र आएगा तो छोटी की मात्रा रहेगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर कहीं इस भी इसी छोटे से लिख देते हैं। तो ये स्वर संधि का है, अ की मात्रा है, ई की मात्रा है। हम जानते हैं कि अ और ई मिलकर क्या बनाता है, ए बना देता है, यानी कि ल पर ए की मात्रा हो गई इस कमलेश। तो कमलेश का हो जाएगा कमल जोड़ इस। गायक का हो जाएगा गय जोड़, जैसे नायक का हुआ है वैसे ही गायक का भी होगा, गय जोड़ गायक। और ये भी जो है कि आयादी संधि का उदाहरण है, ये आयादी संधि है। यह जानते हैं कि आयादी संधि जो है कि स्वर संधि का एक भेद है। इसके बाद से स्वागत, स्वागत यानी कि इसका थोड़ा सा डिफर होता है। ये स्वागत यानी कि सु जोड़ आगत, तो ये भी स्वर संधि में है। यहाँ का ऊ और अ मिल करके व बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे आ है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा वाह हो जाएगा और इसको संयुक्त बना देगा। ये स्वागत हो गया। इसी हिसाब से इसके बाद से अब परमार्थ है, यानी कि ये भी स्वर संधि का है, परम, ये परम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अर्थ, यानी कि इसका मतलब होगा परमार्थ। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर म है, ये म यानी कि अ की मात्रा है और यहाँ पे अ है, तो अ और अ मिल करके आ बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो यहाँ इसका अ और इसका अ मिल करके आ बना दिया और आ की जो मात्रा बनेगी वो म में जाके लग जाएगी, इसलिए हो जाएगा परमार्थ। इसके बाद से देखिए पावन, तो पावन में सवाल पूछा है कि पावन कौन सा संधि है, कौन सी संधि है।
तो जैसे ये गायक, फिर ये नायक और ये पावन, ये सब इसका संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन, यानी कि ये अयार्य संधि का उदाहरण है। तो ये संधि से जुड़े हुए कुछ सवाल जो पूछे गए थे। इसके बाद से हम कुछ समास देख लेते हैं। अब ये समास क्या होता है, तो समास में इसमें क्या होता है, दो वर्ण मिलते हैं, यहाँ लिख लीजिए दो वर्ण। इसमें दो वर्णों का ये क्या है कि मेल होता है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है और इससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। इसके बाद से समास होता है। समास में क्या होता है कि जब अनेक जो पद होते हैं या शब्द होते हैं अपने कारक या विभक्ति चिन्हों को छोड़ करके जब कोई एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास में ये समास क्या है कि दो पदों का मेल है, दो पदों का मेल समास कहलाता है। अब इसको देखते हैं महोदय, यानी कि ये समास के कई प्रकार इसमें भी हैं। समास के 4 भेद होते हैं और फिर उसमें तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं। तो इस तरीके से समास के भी 6 भेद हो जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि महोदय में कौन सा समास है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है लेकिन आपको हम ऐसे बता देते हैं, ऑप्शन में फिर टाइम लग जाएगा। तो महोदय यानी कि इसमें क्या है ना कि महा महोदय, यानी कि ये जो है कि कर्मधारय समास है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति के बड़े होने की बात को बताया जा रहा है। यानी कि कर्मधारय में क्या होता है कि विशेषण और विशेष, यानी कि जिससे किसी की विशेषता बतलाई जाए और जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए दोनों एक ही में रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं, तो उसको कर्मधारय कहते हैं। ये कर्मधारय समास हो गया। जैसे इसमें और भी कर्मधारय के उदाहरण है, जैसे नील कमल, ये जो है कि कर्मधारय में आता है। नील गाय, ये कर्मधारय में आएगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे नील कमल है तो ये एक शब्द हो गया नील कमल। अब यहाँ देख रहे हैं कि नील और कमल, समास पर एक वीडियो बनाएंगे अभी, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ समझ लीजिए पहले। नील कमल यानी कि कमल की विशेषता बतलाई जा रही है, किससे, तो नील से बतलाई जा रही है। यानी कि कमल कैसा है तो नीला है। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि कमल की विशेषता नील शब्द से बताई जा रही है और ये दोनों साथ में है। इसका मतलब है कि ये कर्मधारय हुआ, क्योंकि अब ये नील क्या हो गया और ये कमल क्या हो गया। तो नील क्या है, तो ये विशेषण है, क्योंकि ये नीला इससे रंग का पता चलता है और किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो कमल की। तो ये कमल हो गया विशेष से, कमल हो गया विशेष से, यानी कि विशेषण और विशेष एक साथ रहता है। इसी तरह से दूसरा शब्द लिखें नीलगाय। नीलगाय भी जो है कि वो इसी का, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि नीलगाय यानी कि गाय की विशेषता बतलाई जा रही है। गाय कैसी है तो नीली है, नीलगाय हो गया। दोनों साथ साथ रहते हैं। जैसे इस तरह से महान पुरुष हो जाता है, ये सब कर्मधारय में आएंगे। उसके बाद से देखिएगा भाई बहन, ये दोनों साथ साथ चलने वाले शब्द हैं, इसको द्वंद्व समास कहते हैं। भाई बहन, माता पिता, घर द्वार, ये सब जो है कि ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो ये हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब होता है कि जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, यानी कि दोनों पदों का मतलब दोनों पद जो साथ साथ आते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे घर द्वार, माता पिता, गौरी शंकर। इसके बाद से जो है कि भाई बहन, लोटा डोरी हो जाता है, दाल चावल, ये सब जो है कि ये द्वंद्व समास में आते हैं। इसके बाद से दिन रात, ये सब भी ये क्या है कि द्वंद्व में है। पंचानन, ये समास का एक अलग भेद है। पंचानन यानी कि इसमें क्या है कि पंचानन यानी पंच शब्द का मतलब उसमें 5 से है, यानी कि ये क्या है ना कि संख्यावाची है। तो जिस समास में संख्यावाची अगर मैंने टर्म का पता चले या पदों का बोध हो, यानी कि जिस समास के जिस शब्द के पहले पद से अगर ऐसा लगे कि वो किसी संख्या के बारे में कह रहा है तो उसे कहते हैं द्विगु समास। ये द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोकी, त्रिभुवन, नवरत्न, शताब्दी, चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, ये सब जो है कि अष्टाध्यायी, सप्तर्षि, यानी कि जितने जो शब्द हैं जिससे पहला जो है जो शब्द आ रहा है वो संख्यावाची अगर हो रहा है तो संख्यावाची है, इसका मतलब है कि वो द्विगु समास है। तो ये इसमें से पहले ही सेट में सिर्फ 3 ही सवाल मिले हैं जो कि इसमें सेट में दिया हुआ है। तो ये समास से संबंधित सवाल हो गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला जो इसमें एक जो टॉपिक दिया हुआ है वो है उच्चारण स्थान से भी सवाल पूछे गए हैं कि उच्चारण स्थान किसका होता है। जो स्वर और जो व्यंजन वर्ण होते हैं तो सबका उच्चारण स्थान भी अलग अलग होता है। सभी वर्णों का उच्चारण हम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो इससे भी सवाल पूछे गए हैं। जैसे उच्चारण स्थान से सवाल है ख का उच्चारण स्थान। तो ख हम जानते हैं कि ये कबर का है, क ख ग में आता है। तो कबर का उच्चारण स्थान क्या होता है,
ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, क वर्ग। तो क वर्ग का क्या होता है, कंठ होता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का कंठ हो जाएगा। अड़ा जो है ये किस में आता है, अड़ा जो है कि ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ अड़। तो ये जो है कि इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से होता है, मूर्धा। छ जो है ये च वर्ग का है, च छ ज झ। छबर, ये जो छ का उच्चारण जो स्थान होगा उसका होगा तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है। भ, ये देखिए भ है, जैसे फ है, म है, ये सब क्या है कि ये प वर्ग है, यानी कि ये तीनों जो आएंगे वो प वर्ग में होंगे। प वर्ग, प वर्ग का मतलब होता है कि जो प के क्लास में है, यानी कि प फ ब भ म। तो इसका जो उच्चारण होता है वो ओठ से होता है, होठ, यानी कि ओष्ठ कह सकते हैं। ये ओष्ठ से इसका उच्चारण जो है कि होता है, इसका उच्चारण स्थान ओठ से है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान हम लिप्स से करते हैं, ओठ से करते हैं। तो ये जो है कि प वर्ग में आएंगे, तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। इसके बाद से देखिए थ है, फिर ये ढ भी है और ये त भी है। तो ये किसका है, ये दोनों जो है कि त वर्ग का है, ये त वर्ग है। और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, यानी कि इसका उच्चारण स्थान होता है दांत। हम लोग दांत से इसका उच्चारण करते हैं। इसी तरह से इसमें त जो है ये भी त वर्ग का होगा, तो इसका भी दांत हो जाएगा, यानी कि दंत। इसी तरह से आप ग है, तो ग भी क्या है, ये जैसे क वर्ग का अगर कंठ होता है तो ये भी क्या है कि ग भी क वर्ग का ही है, तो इसका भी हो जाएगा कंठ। इसके बाद से भ भी है, क्या है, इसका यही है, एक बार पूछा भी गया, और तो ये हो जाएगा प वर्ग, यानी कि इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ। तो ये हमने देखा कि अभी संधि, समास और ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, फिर उसके बाद संज्ञा से भी कुछ जुड़े हुए सवाल हैं, तो इसको आगे हम देख लेते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके अब अगला जो खंड इसमें दिया हुआ था, जैसे कि संज्ञा है, फिर पर्यायवाची शब्द है और उसमें कुछ विशेषण शब्द हैं, और उसके बाद से विलोम शब्द भी दिया हुआ है। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बस 2-4 सवाल है, उसके बाद ज़्यादा नहीं है। तो संज्ञा को जानने पहले, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। संज्ञा पूछा भी है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। और तो इसमें अब संज्ञा के अलग अलग जो भेद होते हैं तो उसके अनुसार कुछ शब्दों को दिया हुआ है। जैसे भीड़ है, तो भीड़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं समूहवाचक संज्ञा में, जिसमें कि ज़्यादा भीड़ का बोध होगा, जैसे क्लासरूम हो गया, मेला हो गया, या कहीं भी ऐसा जो भीड़ दिखाई दे उसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भीड़ जो है ये समूहवाचक में चला जाएगा, समूहवाचक, ये समूहवाचक संज्ञा है। ये कुर्सी है, कुर्सी जो है ये जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि ये वस्तुओं की एक प्रकार है, जातिवाचक। दूध, जानते हैं कि दूध, पानी, आटा, चावल, गेहूँ, अनाज जो भी होता है ये सब पदार्थ हैं, तो इसको कहेंगे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। ये दूध जो है कि द्रव्यवाचक में हो जाएगा। मनुष्यता, ये भाव है, ये कि मतलब ये भाववाचक हो जाए, मनुष्यता या मानवता, ये सब जो है कि ईमानदारी, बेईमानी, खुशी, मित्रता, जिसमें ता आएगा इसका मतलब हुआ कि वो भाववाचक है। बचपन, ये सब आएगा। यमुना, ये देखिए ये जो है कि अब इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ कन्फ्यूजन होता है। जाति का मतलब हुआ कि जिससे किसी ऐसा कोई शब्द है जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो उसको कहेंगे जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यमुना और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक का मतलब हुआ कि जिसमें जिस संज्ञा से या जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज़ का बोध हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यमुना क्या है, एक नदी है। अगर नदी दिया रहता तो हम जाति कह देते, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यमुना एक किसी प्रॉपर जो है कि नदी का नाम दिया हुआ है। जैसे गंगा दे दे, यमुना दे दे, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, जो भी अगर किसी खास नदी का नाम दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये व्यक्तिवाचक हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा यमुना। इसके बाद से मंत्री है। मंत्री कई तरह के होते हैं। कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री। कौन? तो मंत्री क्या है? जाति है, यानी कि मंत्रियों की जाति है, अलग अलग मंत्री होते हैं, यानी कि जातिवाचक है। मिठास, ये भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। गुच्छा, गुच्छा क्या है? गुच्छा यानी कि समूह में रहने वाला चीज़ है, यानी कि ये समूहवाचक है। उसके बाद से मोती, ये जातिवाचक है।
नहीं, द्रव्यवाचक हो जाएगा। मोती चूर क्या है? पदार्थ है, यानी कि द्रव्यवाचक। इसी तरह से चावल, ये भी द्रव्यवाचक हो जाएगा। चावल, गेहूँ, आटा, पानी, दूध, ये सोना चांदी जो भी होता है सब द्रव्यवाचक है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द से इतने ही सवाल हैं। नदी, नदी का हम लोग जानते हैं, नदी को हम लोग सरिता भी कहते हैं। नदी यानी कि सरिता होता है, तर्टिनी भी कहते हैं, तर्टिनी। इसके बाद से भौरा है, भौरा को मधुप कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ था मधुप, रसाल, सौरभ, तो मधुप होगा। पृथ्वी, पृथ्वी को यानी कि भूमि भी कहते हैं, धरा भी कहते हैं, जमीन भी कहते हैं। उसके बाद से वसुंधरा भी कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत सारे नाम हैं। ऑप्शन में सिर्फ भूमि दिया हुआ था, बाकी सब अलग थे, यानी कि इसका हम बता दे रहे हैं और कितने कितने नाम हैं। गणेश का यानी कि ऑप्शन के अनुसार इसका हो जाएगा गिरजानंद। तो ये कुछ सवाल हुए जो मॉडल पेपर जो इंटरमीडिएट का निकला था, इसका हिंदी के कुछ सवाल जो व्याकरण का हमने देखे। इसके बाद अभी कुछ में कुछ छूट रहा है, जैसे विलोम शब्द हैं, और उसके बाद से कुछ पर अब तो विलोम ही हैं। इसके बाद से स्त्रीलिंग पुल्लिंग से 2-4 सवाल पूछे हुए थे। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आप लोग भी अपने स्तर से एक बार उसको देख लीजिएगा। ऐसे हमने पूरा एक प्रयास किया है।